वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। और पहले तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि लास्ट क्लास आप लोगों की बहुत कम समय, आधे घंटे ही मैं ले पाया था। तो आज पहली क्लास और दूसरी क्लास को ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देते हुए, ब्रीफ में बताते हुए मैं उसको आगे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि फर्स्ट यूनिट टाइम टेबल के हिसाब से आज कंप्लीट करना है। तो थोड़ा सा स्पीड आज ज़्यादा होगा, जिससे हाँ, जो न समझ में आएगा वो आप पूछ सकते हैं बाद में चैट के थ्रू। बट ये है कि थोड़ा सा जो है मैं पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देते ही आगे निकलूंगा। जैसे कि स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया कि भारत में विकास की प्रक्रिया में नियोजन प्रणाली को, नियोजन सिस्टम को, प्लान इकोनॉमिक मॉडल को क्यों फॉलो किया गया, उसके कौन से कॉम्बिनेशन थे, कौन से कारक थे, और उसके पीछे उद्देश्य क्या था नियोजित अर्थव्यवस्था, और नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाने के पीछे कौन कौन सी चुनौतियां थी और उन चुनौतियों को कैसे एक्कोमोडेट किया गया। और ऐतिहासिक रूप से भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है, नियोजित विकास है, उसको कैसे स्वतंत्रता के पूर्व जो प्लान आए, चाहे वो बॉम्बे प्लान हो, गांधीवादी योजना हो, जन योजना हो, सर्वोदय योजना हो, तो योजना आयोग के पहले भी नियोजित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बहुत सारे जो है प्लान, उस दिशा में बहुत सारे लोगों ने, इसमें मैंने ये भी बताया था कि कुछ लोग या कुछ विद्वान ये भी चाहते थे कि भारत में पूंजीवादी प्रणाली जैसे राजगोपालचारी लिबरलाइजेशन इकोनॉमी लागू हो, लेकिन उसको उस समय नहीं माना गया। लेकिन बाद में उनके द्वारा ऐसा नहीं, उसी पे आधारित दुनिया के हिसाब से, विश्व के हिसाब से लिबरलाइजेशन भी किया गया। इन सब पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, किस कंटेक्स्ट में हुई, एक सलाहकारी, एक परामर्शदाती संस्था है, एक गैर संवैधानिक संस्था है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। संस्था थी जिसको मोदी जी ने खत्म कर दिया। योजना आयोग का उद्देश्य या प्लान इकोनॉमी का जो उद्देश्य है, समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। यहां तक तो हम लोग चर्चा कर चुके थे। आई थिंक योजना आयोग के कार्य क्या है इसको भी हम लोग देख रहे थे, बट मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं स्लाइड के थ्रू कि योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था है, एक ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्ट तैयार करती है, करती थी और सरकार को सलाह देती थी। लेकिन जिस प्रकार का रोल योजना आयोग ने प्ले किया उसका विश्लेषण हम लोग आगे करेंगे। इसका जैसे मुख्य कार्य जो है स्लाइड में शो हो रहा है, जैसे बता दूं कि ये भौतिक और मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाती है और उस अनुमान के आधार पर आवश्यकता अनुसार हो सकता है कि उन्हें कैसे वृद्धि की जाए, इसके लिए सलाह भी देती है। तो भौतिक और मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाना, संसाधनों का संतुलित उपयोग कैसे किया जाए, इसके बारे में भी योजना बनाती थी, ड्राफ्टिंग करती थी। और योजना के क्रियान्वयन का निर्धारण, सफल क्रियान्वयन कैसे हो, इसके बारे में भी जो एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म, उसका विकास कैसे किया जाए, इस सब पर भी काम करती थी। आर्थिक विकास की जो बाधाएं हैं उसका भी अध्ययन करती थी और उन बाधाओं को इंगित भी करती थी कि कौन कौन सी आर्थिक विकास की बाधाएं हैं। समय समय पर जो योजनाएं चलाई जा रही थी उसकी प्रगति का अवलोकन करती थी कि कितनी प्रगति हुई, और आवश्यक उपायों का सुझाव देना भी इसके प्रमुख कार्यों में शामिल था। साथ ही केंद्र और राज्यों की समस्याओं के समाधान, कैसे केंद्र और राज्यों में योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, योजना ड्राफ्टिंग को लेकर के जो समस्याएं आती थी उसके समाधान को लेकर के सुझाव भी देने का कार्य करती है, योजना आयोग करती थी। योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। यद्यपि कुछ योजनाएं वार्षिक भी थी और बीच में कुछ गैप भी हुआ है, लेकिन उन सबको हम आगे देखते जाएंगे। तो योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का न केवल निर्माण किया गया और इसके माध्यम से आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। स्लाइड में एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसका उल्लेख मैंने नहीं किया है, लेकिन उसको जानना जरूरी ये है कि जैसे योजना आयोग में जो भूमिका थी वो मुख्यतः केंद्र सरकार थी, सेंट्रलाइज्ड वे में था। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक कोई व्यक्ति इसका उपाध्यक्ष होता है, और इसके जो सदस्य होते हैं सभी केंद्रीय मंत्री या केंद्रीय स्तर के जो एक्सपर्ट है वही होते हैं। राज्यों की इसमें योजना निर्माण में योजना आयोग में कोई भूमिका नहीं होती थी और नहीं थी। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने योजना आयोग की तरह एक दूसरी संस्था का भी गठन किया गया था। स्लाइड में मैंने लिखा नहीं है, लेकिन सुन लें, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका गठन जो है अगस्त 1952 में किया गया था।
तो योजना आयोग, जो योजना आयोग में केवल केंद्र सरकार के लोग शामिल होते थे, लेकिन राज्यों की भूमिका को देखते हुए राज्य, क्योंकि भारत एक, ठीक है, कैसा संघीय राज्य वो विवाद का विषय आप लोग पढ़ चुके होंगे कि प्योर फेडरल है, नहीं है, अर्ध संघ है, लेकिन ओवरऑल तो संघात्मक राज्य है। उस कंटेक्स्ट में राज्यों की भूमिका को देखते हुए एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था अगस्त 1952 में, जिसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे, और उसमें स्टेट की भागीदारी होती थी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते थे, राष्ट्रीय डेवलपमेंट काउंसिल के, एनडीसी के। एनडीसी एक तरीके से जो योजना आयोग का सचिव होता था, वही एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता था। तो दोनों के सचिव एक होते थे, दोनों के अध्यक्ष एक होते थे, लेकिन एनडीसी मींस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका निर्णायक थी। निर्णायक इन द सेंस कि योजना आयोग तो केवल ड्राफ्टिंग करता था, योजना का सजेशन देता था, उसको फाइनली अप्रूव्ड एंड एक्सेप्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कंसीडर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, टू कंसीडर एंड एक्सेप्ट द प्रपोजल सबमिटेड बाय द प्लानिंग कमीशन, जो ड्राफ्टिंग, जो योजना प्लानिंग कमीशन के द्वारा तैयार की जाती थी, उसके अप्रूवल का कार्य किया जाता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। नोट्स में या स्लाइड में मैंने कोट नहीं किया, क्योंकि अब दोनों खत्म हो गया, योजना आयोग भी नहीं है और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी नहीं है, दोनों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। तो दो ऐसी संस्थाएं नियोजन प्रणाली को लागू करने के लिए भारत सरकार ने दो संस्थाओं का गठन किया था। एक था योजना आयोग, दूसरी थी राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य रोल यही था कि योजना आयोग के जो भी प्रपोजल होते थे, जो ड्राफ्टिंग होती थी, उसका अप्रूवल, उसका एक्सेप्टेंस राष्ट्रीय विकास परिषद करती थी, फिर फाइनली वो पार्लियामेंट या सरकार के पास, कैबिनेट में पास होता था, फिर पार्लियामेंट में जाता था। और इसलिए भी जैसे प्लानिंग कमीशन को बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि प्लानिंग कमीशन एक तरह से नेहरू सोशलिज्म और जो पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टिव्स था, इसमें क्रिटिसिज्म भी आता है, अप्रोचेस भी आते हैं कि जैसे प्लानिंग कमीशन के पीछे नेहरू का जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मॉडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से कम्युनिस्ट या लेफ्ट प्रोस्पेक्टिव्स भी है, कम्युनिस्ट प्रोस्पेक्टिव्स भी है, लेकिन सबल्टन प्रोस्पेक्टिव्स क्या है, जो उपेक्षित वर्ग की विचारधारा है कि प्लानिंग इंडिया इज केयर पार्ट ऑफ द सम हेजेमोनिक डिस्कोर्स एज वाज फॉलोड बाय द कॉलोनियल रूल्स। तो जो सबल्टन स्टडीज हैं, उनके ऐसे विद्वानों का मानता है कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो माइंडसेट था, ऑलमोस्ट उसी माइंडसेट को और सरकार ने लागू किया गया। इवन पार्था चटर्जी जैसे लोग भी हैं, मतलब जो सबल्टन स्टडीज पे फोकस करते हैं, वो लोग भी इस तरह की बात करते हैं। और एक तो अलग अलग व्यू है और अलग अलग जो है ओपिनियन है योजना आयोग को लेकर के। अब हम लोग आते हैं आज की जो क्लास है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, कुल टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं, 12वीं पूरी भी नहीं हो पाई, केवल घोषणा हुई थी, उसी दौरान सरकार बदल गई और योजना आयोग के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। तो आप स्लाइड में केवल देख रहे होंगे योजनाएं और उसका लक्ष्य और उसके प्राथमिकता के क्षेत्र, किस योजना में किसको महत्वपूर्ण विषय के रूप में रखा गया। ये जो है इसको हम इस रूप में, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टू 12, इसको हम 4 भागों में बांट करके भी देख सकते हैं। अगर आप अध्ययन करना चाहें कि बहुत कम शब्दों में इसको लिखें या कम में लिखना है, तो 1 by 1 आपने लिख करके, स्लाइड में तो मैंने केवल उसको उसमें दिखा दिया है मैप के थ्रू कि आप समझ जाएं कि कब से कब थी और इसका उद्देश्य क्या था। लेकिन वैसे जब आप आंसर लिखेंगे तो आप बताएंगे कि जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण में आप फर्स्ट स्टेज में आप कह सकते हैं कि 1951 से अराउंड 1965-66 तक, जब तक नेहरू और शास्त्री तक, यू कैन से दैट नेहरू का कार्यकाल इवन इंक्लूडिंग शास्त्री। तो जो नेहरू का दौर था उसको जो है जैसे कहा जाता है डोमर समृद्धि मॉडल, और इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय ऑलमोस्ट 3 पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं। पहली, दूसरी, तीसरी 3 पंचवर्षीय योजनाएं जो नेहरू और टिल शास्त्री तक थी, 1951 से टिल 1966, क्योंकि 66 के बाद जो है 3 वार्षिक योजनाएं थी,
60 लेकर के ऑलमोस्ट 69 तक, 68-69 तक बीच में गैप हो गया था। और उसके बाद जो दूसरा चरण है इंदिरा गांधी के समय का, सेकंड स्टेज 4th से लेकर के और ऑलमोस्ट जो है 7th पंचवर्षीय योजना तक 1969 से 1990 तक। तो 7वीं योजना तक एक तरह से आप कह सकते हैं कि चौथी योजना से चौथी, पांचवी, छठी योजना मींस इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, बीच में मोरारजी देसाई और जो है चौधरी चरण सिंह। तो इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी का जो एक दौर था वो उसे हम सेकंड स्टेज में कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये दूसरा चरण था प्लानिंग का। कैटेगराइज इसलिए किया जा रहा है कि नेहरू के समय जो उद्देश्य था, इंदिरा गांधी के समय वो उद्देश्य चेंज हो गया। और तृतीय चरण है जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात आती है, वह स्टार्ट होता है 91 से लेकर के आप कह सकते हैं कि 7वीं योजना के बाद 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये सारी योजनाएं। अब इसको आप 4 के बजाय 5 चरण में बांट सकते हैं जब से नीति आयोग आया, मतलब मोदी का दौर 2014 के बाद से। तो 8वीं, 9वीं, 10वीं 1991 के बाद से लेकर के 2014 तक आप कह सकते हैं कि एक और चरण है जिसमें उस लिबरलाइजेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। और उसके बाद 2014 में जब फाइनली 2015 में नीति योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, नीति आयोग की घोषणा हो गई, नीति आयोग बन गया। तो आज नियोजन विकास की प्रणाली एग्जिस्ट करती है, नहीं करती है, यदि करती है तो कितना करती है, किस कंटेक्स्ट में करती है, वो भी जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको आप क्लासिफाइड कर सकते हैं, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ, या इसको आप डिवाइड कर सकते हैं प्रथम चरण नेहरू और शास्त्री, मतलब प्रथम 3 योजनाएं, दूसरा चरण इंदिरा टू राजीव, तीसरा चरण नरसिंह 1991 से लेके 2004 तक, या फिर आप चौथा चरण कह सकते हैं कि जो अभी 2000 हाँ, इसमें द्वितीय चरण में जो 3 वार्षिक योजनाएं हैं उसको भी कंटेक्स्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको इस तरह भी क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो 2014 के बाद इसमें जैसे 1 बाई 1 और मुद्दे को देख लें, फर्स्ट से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना तक अगर आप देखेंगे तो पहली पंचवर्षीय योजना जिसका टेन्योर था 1951 से 56 तक, भारत स्वतंत्र ही हुआ था, संविधान लागू हुआ था। तो जो हमारा टारगेट था मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, जैसे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था उस समय कि कैसे नेशन बिल्डिंग किया जाए और हाउ टू अचीव रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे तेजी से आर्थिक विकास किया जाए, क्योंकि हम एक्सप्लॉइटेड इकोनॉमी थे, हमारी स्थिति बहुत ही खराब थी, एक जर्जर अर्थव्यवस्था थी, कमजोर अर्थव्यवस्था थी जिसको पटरी पे लाना था, और कैसे जो है जो गोल है उसको अचीव किया जाए। इस कंटेक्स्ट में जो पहली योजना थी 1951 से 56 तक, उसका लक्ष्य रखा गया था 2.1, लेकिन हमने विकास अर्जित किया था 3.5%। लेकिन मुख्य जो विषय था, जो मुख्य टारगेट था वो ये था कि जो है कृषि, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उस समय सबसे महत्वपूर्ण समस्या, चैलेंज यही था भोजन इन द सेंस कि कैसे मिनिमम जो ग्रेन्स हैं, मिनिमम खाद्यान्न है, फूड्स है, वो कैसे प्रोवाइड किया जाए। तो सरकार के सामने उस समय सबसे बड़ी चुनौती यही थी खाद्यान्न की उपलब्धता। इसलिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसका मेन टारगेट था, गोल था कि कैसे जो है, ठीक है, ये साथ में ये भी था कि कैसे देश की तीव्र आर्थिक विकास कैसे हासिल किया जाए, कैसे अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए, कैसे नेशन बिल्डिंग हो, कैसे प्रॉस्पेरिटी आए, कैसे मॉडर्नाइजेशन हो, ये सारे गोल थे स्टार्टिंग में। लेकिन जो मुख्य योजना का गोल था प्रथम पंचवर्षीय योजना का, वो कृषि था। उसके बाद आप देखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक, और इसका जो जैसे सबसे महत्वपूर्ण पहला गोल कृषि, तो उसके बाद क्या आता है उद्योग, और स्पेशली भारी उद्योग। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना थी, लेकिन ध्यान दें जो एज ए सब्जेक्ट आपको समझना है, सब्जेक्ट क्या है, स्टेट एंड प्लानिंग, राज्य और नियोजन। तो ये जो नियोजन प्रणाली है जो मैं अभी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, इस नियोजन प्रणाली में राज्य ने क्या किया, राज्य कंट्रोल करता था इकोनॉमी को। स्टेट प्लेड एज अ मेजर रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल, direct control of the state in all important economic sector। means जैसे 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद या ग्लोबलाइजेशन में आप कहते हैं मिनिमल रोल ऑफ द स्टेट,
राज्य की मिनिमम न्यूनतम भूमिका होनी चाहिए। वैसे जो प्रारंभिक दौर में स्टार्टिंग में जो राज्य और आर्थिक विकास के सिस्टम था उसमें एवरीथिंग एवरी सेक्टर कंट्रोल बाय द स्टेट, सभी क्षेत्र राज्य के द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। यू कैन से दैट स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, स्टेट जो है रेगुलेट इकोनॉमी, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तो राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इसीलिए जो सेकंड पंचवर्षीय योजना है इसको कहा जाता है नेहरू महल नोविस मॉडल। Nehru was prime minister and Prasant Chandra Mahalanovich was the economic advisor, especially economic agriculture advisor, economic advisor PC Mahalanovich। और इस योजना का निर्माण महलनोविस ने किया था, प्रशांत चंद्र महलनोविस ने किया था और इसीलिए इस योजना को जो है नेहरू महलनोविस मॉडल भी कहा जाता है। और नेहरू महलनोविस मॉडल जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो उसने जोर दिया मुख्यतः भारी उद्योगों पर, हैवी इंडस्ट्री पर। और हैवी इंडस्ट्री पे क्यों इसका मतलब जो रणनीति अपनाई गई थी, जो स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, राज्य का ये मानना था कि हम अगर बड़े उद्योगों का विकास करेंगे तो उसका लाभ आम लोगों तक पहुंचेगा। मतलब सरकार जानबूझ करके जो है भारी उद्योगों को बढ़ावा दिया कि कोई इंडस्ट्री लगेगी तो वहां फिर लोगों को रोजगार मिलेगा, तो मजदूरों और गरीबों का भी कल्याण होगा। मतलब अगर पानी टब में ज्यादा भर जाएगा तो ऊपर से छलकन, ट्रिकल डाउन थियरी भी इसको बोलते हैं कि पानी जब ज्यादा होगा तो फिर बाहर निकल करके आएगा, मतलब इनकम बढ़ेगी तो इनकम गरीबों तक पहुंचेगी। तो वो गरीबों को फोकस नहीं किए, उन्होंने बड़े उद्योगों को फोकस किया कि अगर हम उद्योग बड़े लगाएंगे तो उसका लाभ फिर गरीबों तक मिलेगा। मतलब असंतुलित इम्बैलेंस डेवलपमेंट के या डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो किया गया कि ओनली कुछ क्षेत्रों में निवेश और कुछ बड़े क्षेत्रों में और बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की जाए। इसीलिए जितने बड़े बिग इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो राउरकेला प्लांट हो, बोकारो हो, भिलाई हो या दुर्गापुर हो, 4 बड़े बिग प्लांट हैं जो सेकेंड पंचवर्षीय, इतने बड़े प्लांट अभी तक दोबारा कोई सरकार स्थापित नहीं की। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, रशिया सोवियत रूस के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से और ब्रिटेन के सहयोग से। तो आप ये देखिए कि इतने बड़े प्लांट, और एक और प्लांट की योजना थी जिसको भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल बांध। तो जो भी प्रोजेक्ट लगाए गए स्थापना और विकास के लिए, और इसका उद्देश्य ये था कि आयात को खत्म किया जाए, आयात को हतोत्साहित किया जाए, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया जाए। तो वर्तमान में जो सरकार आत्मनिर्भरता पे जोर दे रही है, आत्मनिर्भरता कोई नया नारा नहीं है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही आप देखेंगे तो सरकार यही चाह रही थी कि हम आत्मनिर्भर हो, हम आत्मनिर्भर हो। हाँ, आत्मनिर्भरता की व्याख्या जरूर बदल गई है। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना में आप देखेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योग, और भारी उद्योग में ये बड़े बड़े जो है प्लांट एस्टेब्लिश किए गए। भाखड़ा नांगल डैम, उस डैम को देख करके ही एक कोटेशन है, अक्सर आप बुक्स में पढ़ेंगे। नेहरू ने कहा था कि मॉडर्न टेम्पल, आधुनिक मॉडर्न टेम्पल ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत के मंदिर हैं ये। क्या? आधुनिक भारत के टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के मंदिर हैं, टेम्पल है, मॉडर्न टेम्पल है, आधुनिक मंदिर है, किसके? इंडिया के। तो इस तरह का कोटेशन आधुनिक भारत के मंदिर करके संबोधित किया था पंडित नेहरू ने भाखड़ा नंगल डैम को देखने के बाद। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी प्रशांत पीसी महलनोविश और नेहरू महलनोविश मॉडल पे, उसका मुख्य जोर था हैवी इंडस्ट्री पे। तीसरी पंचवर्षीय योजना, अब इससे क्या हुआ, इसकी आलोचना भी साथ साथ, टाइम कम है, कम समय में आपको पूरा चैप्टर फिनिश कराना, इसलिए इसकी आलोचना भी होती है कि सरकार ने स्टार्टिंग से ही असंतुलित विकास, कुछ ही क्षेत्रों का विकास किया, कुछ ही सेक्टर पे जोर दिया, सभी सेक्टर पे जोर नहीं दिया, न सभी सेक्टर का विकास किया। तो एक तरह से असंतुलित। अब असंतुलित विकास क्यों, अगर आपको समझाना है, आपको समझना है, सरकार, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्लान इकोनॉमी का मतलब ही, नियोजित विकास का मतलब ही होता है कि आपके पास पैसे कम हैं। जैसे किसी फैमिली में अगर 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों को ड्रेस चाहिए,
पैसे केवल 2 बच्चों के लिए हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, जिसको सबसे ज्यादा जरूरी है उसको दिया जाए। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होगा, असंतुलन होगा, किसी को दिया जाएगा किसी को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी है। तो सरकार के पास पैसा होता तो सभी सेक्टर में निवेश करती, सभी और भी इंडस्ट्री स्टेब्लिश करती। और आपको मैंने अभी बताया कि जो भी इंडस्ट्री स्टेब्लिश की गई उसमें 2 तो सोवियत यूनियन के सपोर्ट से थी, एक ब्रिटेन के, एक जर्मनी के। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, इवन भाखड़ा नंगल डैम का जो प्रोजेक्ट है उसकी तकनीकी है। तो सरकार ने एक तरीके से, ठीक है, कृषि पर जरूर फोकस किया और उद्योग पे फोकस किया, तो भारी उद्योगों पे फोकस किया। और साथ में कृषि में निवेश और उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, मतलब कृषि व उपभोक्ता वस्तुओं पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए, जिससे खाद्यान्न संकट की समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। और आयात को हतोत्साहित करने से, जैसे सपोज करिए कि मार्केट को क्लोज कर दिया जाएगा, तो आपके पास, जैसे आपके आसपास अगर किसी, मान लीजिए कि भारत में केवल एक मोबाइल का मैन्युफैक्चर होता है, सपोज करिए, जो मोबाइल कंपनी आपको पसंद नहीं है और दूसरी मोबाइल कंपनी को आपने परमिशन नहीं दी, तो आपको मजबूरी में वो जो है चीप या जो सस्ता तो नहीं कर सकते हैं, वो जो ओल्ड टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, क्योंकि भारत में इसीलिए आप देखेंगे 1991 के पहले केवल लैंडलाइन फोन थे, केवल स्कूटर बजाज ही था, या जो भी था वो लिमिटेड था, सब सरकारी था, इजीली मिलता भी नहीं था। तो सरकार ने जिस प्रकार की, उसकी आलोचना भी की जाती है, उसके कारण भी है, दोनों बातें हैं। तो जो प्रथम चरण है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक। जैसे द्वितीय का टारगेट था 4.5, लेकिन कम होकर के 4.2 रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, उस समय आप देखेंगे कि एक तो 1962 में चाइना के साथ युद्ध हो गया, 1962-63 में तमिलनाडु में अकाल भी पड़ गया, 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया। तो आप ये देखिए कि तृतीय पंचवर्षीय जो योजना थी, उस समय देश पे कई सारे संकट थे, और इस संकट की वजह से आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि हमने टारगेट रखा था 5.6 का, लेकिन हमें अचीव हुआ ओनली 2.8%। और जो खाद्यान्न, जो कृषि, जो लक्ष्य हमने रखा था फर्स्ट में, वो अभी तक अचीव नहीं कर पाए थे, और इसीलिए जो है खाद्यान्न संकट निरंतर बना रहा, स्टारवेशन, भुखमरी निरंतर बनी रही। और जो है इसलिए ये योजना एक तरीके से आप देखेंगे आधे से भी कम हम जो है अराउंड 50% ही हमने जो है जो लक्ष्य था विकास का वो प्राप्त कर पाए। 5.6 की जगह ओनली 2.8, अराउंड 50% ही नहीं अचीव कर पाए, और इसका मुख्य टारगेट था खाद्यान्न। तो प्रथम 3 पंचवर्षीय योजना, जिसको आप प्रथम चरण कह सकते हैं, या नेहरू या शास्त्री नेहरू का प्रभाव। तो इस समय की जो रणनीति थी उससे क्या हुआ, केवल बड़े उद्योगों का विकास हुआ, कुछ असंतुलित विकास हुआ, और आयात को प्रतिस्थापित करने से हमें तकनीकी और गुणवत्ता में भी कमी देखी गई। खाद्यान्न की उत्पादकता नहीं बढ़ाई जा सकी, इसलिए खाद्यान्न संकट की समस्या बनी रही। लेकिन नेहरू के बाद, अर्थात प्रथम चरण के बाद जो नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना है, चौथी, पांचवी, छठी, उससे पहले बीच में क्या हुआ कि शास्त्री जी के मरने के बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, तो 3 साल, 1-2 साल वो पंचवर्षीय योजनाओं की घोषणा नहीं करती हैं, और इसलिए उसको द्वितीय चरण में कहा जाता है। 1966 से अराउंड 69 तक, 66 से 69 तक अराउंड, जिसको योजना अवकाश भी बोलते हैं। 3 वार्षिक योजनाएं बनी थी, और 3 वार्षिक योजनाएं जो थी साल भर के लिए, और इसका उद्देश्य था कि कैसे भी करके खाद्यान्न संकट को दूर किया जाए, क्योंकि इंदिरा गांधी एनी हाउ चाहती थी, क्योंकि वो अमेरिका से हमने जो गेहूं, जो चावल, जो गेहूं स्पेशली आयात किया था PL 480 पॉलिसी के तहत, वो गेहूं की क्वालिटी बिल्कुल, जो गेहूं, जो वेट अमेरिका में उनके एनिमल्स, जानवर और पिग को खिलाया जाता है, वो गेहूं उन्होंने हमें दे दिया था। तो हम अत्यंत दुखी थे, मतलब उस समय की सरकार अत्यंत दुखी थी, इसलिए कैसे भी करके खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहती थी। इसीलिए इसी योजना अवकाश के दशक में, या योजना अवकाश के वर्ष में ही
इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, उस समय की सरकार के द्वारा बड़ा इनिशिएटिव लिया गया और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति क्या थे, उसके विभिन्न पक्ष क्या हैं, उससे क्या लाभ हुआ, उससे क्या हानि हुई या क्या पोजीशन था, कहाँ कहाँ लागू हुआ, ये पूरा एक चैप्टर है नेक्स्ट यूनिट में हरित क्रांति, जब हम लोग कृषि पढ़ेंगे। तो आज हरित क्रांति, लेकिन हरित क्रांति के लेकर जिस प्रकार का कार्यक्रम चलाया गया, उससे जो है भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता न केवल हासिल हुई, बल्कि आज हम खाद्यान्न का निर्यात भी करने लगे हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो द्वितीय चरण है, या कह सकते हैं कि प्रथम चरण के बाद जो 3 साल योजना अवकाश था या 3 पंचवर्षीय वार्षिक योजनाएं थी, नॉट पंचवर्षीय, 3 वार्षिक योजनाएं थी 66 to 69, इसमें हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया। लेकिन हरित क्रांति कुछ फसलों तक था, कुछ क्राफ्ट्स तक था और कुछ क्षेत्रों तक था, इसलिए जो है देश के सभी भागों में इसको लागू नहीं किया जा सका और इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है, मतलब इससे भी संतुलित विकास नहीं हुआ। नेक्स्ट आगे जो आप देखेंगे चौथी, जब इंदिरा गांधी आ जाती हैं तो एक तो हरित क्रांति उन्होंने करा दी, उसके बाद जो पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई, चौथी, पांचवी, छठी, ऑलमोस्ट इंदिरा गांधी का और सातवीं, फिर राजीव गांधी, बीच में सरकार बदलती है लेकिन वो 2 साल के लिए, उस समय भी वार्षिक योजनाएं ही आ जाती हैं, तो उसको अलग से चर्चा करेंगे। ये अत्यंत ही जो तृतीय चरण है, या कह सकते हैं इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, ये अत्यंत ही जो है सेंसिटिव एरा था। सेंसिटिव किस लिए, गरीबी, भुखमरी जो पहले से चली आ रही थी, हरित क्रांति के असर से थोड़ा सा कम जरूर हुई, लेकिन चूंकि हरित क्रांति पूरे भारत में नहीं थी तो उस भारत के अन्य क्षेत्रों में जो गरीबी का परसेंटेज था, गरीबी थी, उसमें कमी नहीं आई। तो तृतीय चरण अत्यंत संवेदनशील कहा जाता है, क्योंकि एक तो 1971 में युद्ध हुआ, इमरजेंसी लागू हुई, संपूर्ण क्रांति हुई, इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, बीच में 2 सरकारें आ गई। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से, और जो प्रथम जो फर्स्ट स्टार्टिंग में जो योजनाएं चलाई गई थी, उस योजनाओं का लाभ, जैसे नेहरू मानते थे कि हम बड़ा उद्योग लगा देंगे, उसका लाभ गरीबों को होगा, लेकिन उसका लाभ गरीबों को नहीं हो पाया था। ध्यान देंगे, नेहरू की जो रणनीति थी, या नेहरू मोहल्लोविस मॉडल है या डॉमर मॉडल है, ये सब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो जिस मॉडल को भारत सरकार ने फॉलो किया कि हम बड़े बड़े उद्योग लगा देंगे, उससे गरीबों को भी फायदा होगा, तो गरीबों को इससे कोई फायदा नहीं हुआ और इसका परिणाम ये रहा कि जो लक्ष्य, जो उद्देश्य था सरकार का, वो पूरा नहीं हुआ। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने इस चरण में, या चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं योजना में स्पेशली लक्ष्य केंद्रित योजना का निर्माण शुरू किया। जैसे डायरेक्टली कहा, गरीबी हटाओ, पहले क्या था, कृषि, उद्योग, ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, गरीबी हटाओ, ठीक है, और उसके लिए गरीबी निवारण कार्यक्रम, ग्रामीण विकास, जनसंख्या नियंत्रण, मतलब गोल फोकस्ड प्लानिंग स्टार्ट हुई। सीधा सरकार ने कहा गरीबी हटाओ। तो अब जो है सरकार की जो योजना, उन्होंने देखा कि अगर हम जिस प्रकार की योजना चला रहे हैं उससे गरीबों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए इस चरण में जो है लक्ष्य केंद्रित योजना चलाई जाने लगी, चाहे गरीबी हटाओ कार्यक्रम हो, 20 सूत्री कार्यक्रम हो, जिसमें काम के बदले अनाज कार्यक्रम हो, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव हो, रोजगार परक कृषि, वैकल्पिक मॉडल, इस तरह की बात की गई। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें कुछ बातें और मैं आपको बता देता हूं जो थ्योरेटिकली हैं। जैसे आप ही देखिए कि जब हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति के बाद स्पेशली जो कृषक प्रधान जातियां थी, जाट, गुज्जर, यादव या चौधरी, ये सब जो हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, पंजाब, इन जातियों का या इन कृषक समुदायों का इतना तेजी से विकास हुआ, मतलब इनको इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ने से ये असर हुआ कि उसका राजनीतिक इम्पैक्ट भी है। चौधरी चरण सिंह का उदय, मुलायम सिंह, लालू और देवीलाल, इन सब नेताओं का जो उदय हुआ है वो हरित क्रांति के बाद हुआ है। हरित क्रांति के बाद क्यों? क्योंकि इन जातियों के लोग कृषि करते थे और कृषि में इनकी इनकम बढ़ गई। जब किसी के पास पैसा आता है तो सामाजिक रूप से संपन्न होता है, फिर वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसकी बढ़ जाती है। तो राजनीति में भी इसका हरित क्रांति और इसके बाद का असर जो हम हरित क्रांति में पढ़ेंगे देखा जाने लगा। लेकिन
इस चरण में इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या जो भी सरकारें थी, उन्होंने चुनाव जीतने के लिए इस चरण में उन्होंने क्या किया कि गरीबी हटाओ, उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट देने लगी, पॉपुलिस्ट प्लानिंग, एक तरह से हिंदी में बोलते हैं लोक लुभावनी नीति की घोषणा कर दी या लोक लुभावनी नीति चलाई जाने लगी। और अभी भी सरकार चला रही है ये योजना ऐसे नहीं कि इंदिरा गांधी के समय से। उससे क्या होता है कि सरकारी फंड का भी नुकसान होता है। अगर सपोज करिए आपको खाद्यान्न मिल रहा है फ्री में, तो आप काम भी कुछ नहीं करेंगे। तो सरकार ने जो सेकंड या तृतीय चरण है जिसमें लोक लुभावनी कि आपके कृषि ऋण माफ कर दिया जाए, आपको सब्सिडी दे दिया जाए, आपको 1-2 रुपए में गेहूं चावल दे दिया जाए, तो सरकार ने जो लोक लुभावनी नीति या 2000 रुपए आपके खाते में डाल दिए जाएं, इससे आप कुछ समय के लिए तो सेटिस्फाई हो सकते हैं, कुछ समय के लिए आप खा पी सकते हैं, लेकिन अंततः उससे किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो इस चरण में सरकार ने जिस प्रकार लोक लुभावनी नीति, चाहे वो कर्जा माफ कर देना हो, सब्सिडी देना हो, डायरेक्ट पैसा देना हो या गेहूं चावल देना हो, इस तरह की जो योजनाओं की शुरुआत की, उस योजनाओं का लाभ ये था कि गरीबों तक डायरेक्ट पहुंचे, लेकिन वो उस रूप में नहीं पहुंचा, बल्कि पैसे करप्शन बढ़ गया। जैसे राजीव गांधी ने बाद में कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा गांव तक नहीं पहुंचता, करप्शन बढ़ गया। और इससे जो परिणाम है वो निचले स्तर तक बहुत सही नहीं दिखाई दिया, बल्कि सरकारी धन का दुरुपयोग ही हुआ। तो द्वितीय चरण या तृतीय चरण में भी आप देखेंगे कि सरकार ने, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी, योजनाएं तो बहुत चलाई। इन पंचवर्षीय योजना 1 by 1 हम देख लेते हैं। चौथी योजना 1969 से 74, टारगेट था 5.7, अचीव 3.2, इसका मुख्य विषय था सिंचाई। पांचवी योजना 1974 से 79, 4.4 टारगेट था, 4.7 हमने अचीव किया, इसका मुख्य विषय था जन स्वास्थ्य। तो ऐसे आप देखिए 1 by 1 अगर एक एक करके अगर आप देखिए तो सातवीं योजना थी 1985 to 90, 5.6 मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे इन टारगेट रखे गए थे। आत्मनिर्भर विकास, मॉडर्नाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलपमेंट, ये सारी बातें इसमें शामिल थी, मैंने मुख्य विषय ही रख दिया है। तो द्वितीय चरण भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी इस समय लोक लुभावनी पॉलिटिक्स, पॉपुलिज्म, और इसी को फ्रांसिस फ्रैंकल, जिनकी किताब है इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन इकोनॉमी, वो पूरा हम देखेंगे कि प्लान इकोनॉमी को देखते हैं और उसको क्रिटिसाइज करते हैं। इसी कंटेक्स्ट में फ्रांसिस एंड फ्रैंकल ने अपनी बुक, अपने आर्टिकल में लिखा भी है कि नेहरू ने जिस प्रकार प्लान इकोनॉमी को आगे बढ़ाया था, हैवी इंडस्ट्री और इस तरह का गोल रखा था, इंदिरा गांधी बाद की सरकारों ने उसको पॉपुलिस्ट प्लान कर दिया और उससे करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया, जिसको अतुल कोहली बाद में कहते हैं कि लैक ऑफ गवर्नेंस या प्रशासन की जो विफलता है या क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस या लैक ऑफ गवर्नेंस, इस तरह के अतुल कोहली जो स्टेटमेंट देते हैं वो इसी कंटेक्स्ट में देते हैं। तो फ्रांसिस फ्रैंकल ये बोलते हैं कि नेहरू के बाद पॉपुलिस्ट पॉलिसी से, लोक लुभावनी नीति से, जैसे अभी दिल्ली की सरकार फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बिजली और फ्री पानी, ऐसा नहीं कि सरकार अपने घर से देती है, फ्री बिजली, फ्री पानी, वो कहीं ना कहीं फंड, अगर जो आप टैक्स दे रहे हैं वो फंड आप दोबारा आपको फ्री बिजली पानी में मिल जाएगा तो कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाएगा, आपका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन तो ये हो सकता है, परमानेंट अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आपको रोजगार प्रोवाइड किया जाए, अच्छी शिक्षा प्रोवाइड किया जाए, जिससे आपको फ्री की जरूरत ही न पड़े। लेकिन सरकारें चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार फ्री में बांटती हैं, उससे करप्शन बढ़ता है। तो इसको फ्रांसिस फ्रैंकल यही बोलते हैं कि नेहरू के बाद किस प्रकार प्लानिंग कमीशन में। और दूसरा एक पहलू और जो आपके साथ शेयर करना था, जैसे रुडोल्फ अपनी बुक इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी ऑफ इंडियन इकोनॉमी में वो ये बोलते हैं कि भारत में उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि हरित क्रांति के बाद एक समूह का उदय हुआ भारत में, जिसके लिए जैसे जो लैंडलॉर्ड जमींदार थे छोटे छोटे, वो किस प्रकार की इंडिया व्यवस्था में उनका क्या रोल था, उसके लिए उन्होंने यूज किया है बुलक कार्ट कैपिटलिज्म, बैलगाड़ी पूंजीवाद। रुडोल्फ मेंशन इन हिज बुक, उन लोगों ने अपनी किताब में लिखा है, रुडोल्फ ने, कि भारत में एक बैलगाड़ी पूंजीवाद, बुलक कार्ट कैपिटलिज्म, जो जमींदार थे, कृषक पूंजीपति थे, उसके लिए उन्होंने बैलगाड़ी पूंजीवाद की संज्ञा दी है कि जिसके पास ये हो उसको, आपको अगर डिटेल पढ़ना हो तो रीडिंग या
गूगल पे सर्च कर सकते हैं या बुक्स में भी पढ़ सकते हैं। तो उस समय की जो योजनाएं थी, उस समय के जो स्कीम्स थे, और उसके बाद आप देखेंगे कि चतुर्थ चरण आता है। लेकिन चतुर्थ चरण आते आते मतलब 1990 आते आते भारत की जो आर्थिक स्थिति थी अत्यंत खराब हो चुकी थी। भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी थी। आपको पता है कि हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था, और असंतुलित विकास से कई क्षेत्रों में असंतोष भी उभर करके आ रहा था। कई क्षेत्रों में एक तरह से गरीबी और अमीरी का द्वैत पैदा किया, कुछ शहर और गांव का द्वैत पैदा किया। तो इंडिया और जो भारत का डिवीजन है, इसके श्रेय स्टार्टिंग की ही योजनाओं को जाता है। कुछ ही क्षेत्रों का विकास हुआ, कुछ ही सेक्टर का विकास हुआ, कुछ ही लोगों का विकास हुआ। जिस प्रकार की जो है उस स्टार्टिंग में योजनाएं फॉलो की गई थी, बंद अर्थव्यवस्था से, क्लोज इकोनॉमी से, मिश्रित अर्थव्यवस्था से, अब जाकर के जो है आप ये देखिए कि भारत में जो है उसके बाद की जो योजनाएं हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ा, ये स्थिति आ गई। ऐसी स्थिति में सरकार ने 1991 में एक मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, जिसे कहा जाता है नई आर्थिक रणनीति, नए आर्थिक सुधार या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत आप देखेंगे कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ग्लोबलाइजेशन, बहुत सारी बातें जो है 1991 में सरकार ने स्टार्ट किया, या नई इकोनॉमिक नीति। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का, वो ये है लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो उदारीकरण और नई आर्थिक नीति। तो पंचवर्षीय योजना में तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ में ये दूसरा जो यूनिट है लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने मींस भारत सरकार ने देखा, भारत ने देखा कि जिस प्रकार की क्लोज्ड इकोनॉमी के रूप में, बंद अर्थव्यवस्था के रूप में, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी के रूप में, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी के रूप में हम पिछले 40 सालों में जिस प्रकार ग्रो किए हैं वो बहुत कम है। हमारे राष्ट्रीय नेशनल इनकम कम है, मतलब प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम कम है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, ग्रोथ रेट कम है, सोना तक गिरवी रखना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार ने एक जो बड़ा डिसीजन लिया, एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उस बंद अर्थव्यवस्था को, जो अभी तक मिश्रित या समाजवादी या क्लोज्ड इकोनॉमी के रूप में जानी जाती थी, उस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज किया। और वह इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जो चेंजेस थे, उन चेंजेस में एक तो ये हुआ कि एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को लागू किया गया, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई, न्यू ट्रेडिंग पॉलिसी बनाई गई, क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया, इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया जाने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जाने लगा, नई टैक्स प्रणाली। तो एक तरीके से ओवरहेलमिंग पूरा जो है रीस्ट्रक्चरिंग, ओवरहेलमिंग पूरा एक तरह से जो है किया गया 1991 में, जिसको आप कहा जाता है नई आर्थिक नीति। तो नई आर्थिक नीति का जो कॉन्सेप्ट है, नई आर्थिक नीति क्यों आई? सबसे पहले क्योंकि असंतुलित विकास हुआ था, अनइवन डेवलपमेंट था, अनबैलेंस डेवलपमेंट था, ग्रोथ रेट कम था, सोना गिरवी रखना पड़ा था, और इंडिया का जो पोजीशन थी वर्ल्ड लेवल पे अत्यंत, हम ऐसा नहीं कि हम डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उस डेवलपमेंट का जो लाभ है वो सब तक नहीं पहुंच पाया। तो आप ये देखिए कि किस प्रकार जो है सरकार ने नई ट्रेड पॉलिसी और नई इकोनॉमिक पॉलिसी, इन सब की शुरुआत या इन सब की घोषणा 1991 में की। 1991 में जो नई आर्थिक नीति लागू की गई, अर्थात आप कह सकते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर के उस इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो क्रेडिट जाता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है, जो उस समय के वित्त मंत्री थे, बाद में वो प्रधानमंत्री बनते हैं। और जैसे नेहरू के समय जो मॉडल था, नेहरू मोहलनोबिस मॉडल, सेकंड प्लानिंग 5 ईयर प्लान को कहा गया, सेम लाइक दैट, वैसे ही
91 के बाद जो पंचवर्षीय योजना या 8वीं पंचवर्षीय योजना या जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ उसको कहा जाता है राव मनमोहन मॉडल। राव मतलब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री और मनमोहन मतलब उस समय के वित्त मंत्री। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो क्रेडिट है भारत में वो जाता है राव मनमोहन मॉडल को और स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह को, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो क्रेडिट है वो गई किसके पास? राव मनमोहन मॉडल के रूप में। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसको देखने के पहले मैं आपको, चूंकि ये दूसरा चैप्टर भी आज ही करना है, तो दूसरे चैप्टर के रूप में अगर आप ये देखिए कि नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण और इसका मुख्य उद्देश्य था बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के माध्यम से के द्वारा निर्यात और रोजगार को बढ़ावा देना। मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी से मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी की ओर हम आगे बढ़े और बहुत सारी पॉलिसीज की घोषणा की। अब यहाँ दूसरा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि 91 के बाद 1991 के बाद राज्य की बदलती भूमिका, चेंजिंग रोल ऑफ द स्टेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म स्पेशली इन 1991 के बाद विशेषतः किस प्रकार राज्य की भूमिका में परिवर्तन आया। मिनिमल रोल ऑफ द स्टेट जो था, न्यूनतम जो भूमिका थी, क्या सॉरी मैक्सिमम रोल ऑफ द जो स्टेट था, क्या वो मिनिमम रोल ऑफ द स्टेट में चेंज हो गया या राज्य की भूमिका में किस प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है। तो इसको लेकर के आप ये देखिए कि राज्य की भूमिका में जो बदलाव आया, इसको अभी यही बता दे रहे हैं क्योंकि सेकंड चैप्टर भी हम लोग साथ में डिस्कस कर रहे हैं। पहले राज्य डायरेक्ट नियंत्रण करता था, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी थी, मैक्सिमम कंट्रोल स्टेट का था। 1991 के बाद राज्य अब नियंत्रण का काम नहीं करता है, राज्य की प्रकृति में चेंज हो गया। अब स्टेट कंट्रोलर की भूमिका में नहीं रहा, कंट्रोलर के बजाय क्या करता है, फैसिलिटेटर की भूमिका में हो गया है, सुविधा प्रोत्साहन देता है, सुविधा देता है। तो राइट नाउ आफ्टर 1991 state working not as a controller, working as a facilitator। अब राज्य प्रोत्साहित करता है कि आप आइए हमारे यहाँ निवेश करिए, हम आपको फ्री में लैंड देंगे, फ्री में ये देंगे, ये सुविधाएं देंगे। तो राज्य फैसिलिटेट करता है, राज्य कंट्रोल नहीं करता है। तो राज्य प्रत्यक्ष नियंत्रण अब नहीं करता है, उस भूमिका में कमी आई। नियंत्रण के स्थान पे केवल रेगुलेट करता है, नियामक करता है। नियामक का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पॉलिसी बना देता है कि ठीक है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो रेगुलेटर के रूप में, जैसे रेगुलेटर से कम ज्यादा हो जाता है, वैसे ही नियामक की भूमिका में है। अब डायरेक्ट उत्पादन खुद नहीं करता। पहले राज्य क्या करता था, खुद ही उत्पादन करता था, खुद ही उसको बेचता था। मतलब सेलिंग का काम हो, प्रोडक्शन का काम हो, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, एवरीथिंग डूइंग बाय द स्टेट। राज्य सब कुछ कर रहा था, वॉज डूइंग बाय द स्टेट। अब राज्य क्या करता है, राज्य प्रोडक्शन नहीं करता है, उत्पादन नहीं करता है, उत्पादन के लिए फैसिलिटी देता है, इंटरफियर नहीं करता है, बल्कि उसको इनकरेज करता है, उसको प्रोत्साहित करता है कि आप ये करिए, हम ये सहायता दे रहे हैं। अब राज्य की भूमिका केवल नीति नियम निर्धारण तक, केवल पॉलिसी बना देना है। बाकी का काम प्राइवेट सेक्टर को एक मानक बना देना है, एक स्टैंडर्ड बना देना है। बाकी का काम प्राइवेट कंपनियों को ऊपर छोड़ दिया गया है और उनके द्वारा निजी क्षेत्र या प्राइवेट कंपनियां बाकी का काम करती हैं। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है, उसके क्या क्या डायमेंशन है, उसका किस किस सेक्टर में क्या प्रभाव पड़ा, ये डिटेल से आपको पढ़ना और लिखना होगा। मैंने बहुत ब्रीफ में बताया है। पहले हम पंचवर्षीय योजना खत्म कर देते हैं, उसके बाद फिर आज ये फिर दोबारा इस पे आएंगे कि आज राज्य की भूमिका का जो जिस प्रकार बदलाव हुआ उसमें किस प्रकार इकोनॉमिक व्यवस्था में चेंजेज आए या इकोनॉमिक रिफॉर्म का इकोनॉमिक व्यवस्था पे क्या क्या असर हुआ। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे 8वीं और 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 1997 तक था, उसका लक्षित विकास दर था 5.6, लेकिन अचीव किया 6.5। और जो मुख्य उद्देश्य था इस पंचवर्षीय योजना का वो था मानव संसाधन, स्पेशली शिक्षा,
नवीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक, इस समय वाजपेयी की सरकार थी, और लक्षित विकास दर था 6.5 बट अचीव ओनली 5.5। इस समय जो टारगेट था वो था सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी 2002 to 2007, टारगेट वाज दैट 7.9 बट अचीव ओनली 7.7। और मेन मोटिव था एम्प्लॉयमेंट, रोजगार या और ऊर्जा सुधार या ऊर्जा सुरक्षा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 to 2012, इसका टारगेट था 9 पॉइंट, बट ये 9 पॉइंट नहीं 8 पॉइंट समथिंग अचीव किया गया है, क्योंकि बुक्स में इतना तक अवेलेबल था, लेकिन आपको करंट जानकारी यही है कि अराउंड 8 पॉइंट, क्योंकि उस समय इकोनॉमिक 8 पॉइंट भी नहीं, बिलो 8 पॉइंट ही था, 7 पॉइंट समथिंग था। 11वीं में क्योंकि अमेरिका में सब प्राइम संकट आ गया था और यूरोपीय देशों में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तो उतना हम अचीव नहीं कर पाए, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य था समावेशित विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से लेकर 17 तक जानी थी, लेकिन 14 में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, इसलिए उसके बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना समय से पहले ही उसका अस्तित्व खत्म हो गया। न केवल 12वीं पंचवर्षीय योजना का, बल्कि प्लानिंग कमीशन का भी अस्तित्व खत्म हो गया। और प्लानिंग कमीशन के जगह पे सरकार ने एक नई संस्था की 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी, और एक नई संस्था का उदय हुआ, जिस संस्था का नाम है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म कहते हैं नीति आयोग। ये नया नाम, नई संस्था एस्टेब्लिश बाय द नरेंद्र मोदी, करंट प्राइम मिनिस्टर, आज के जो प्रधानमंत्री हैं और अभी भी हैं, इनके द्वारा 1 जनवरी 2015 को इसका गठन, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन इस संस्था में एक सीईओ का प्रावधान किया गया। और सीईओ जनरली जो जैसे अरविंद पनगड़िया थे उपाध्यक्ष, बाद में अभी जो है अमिताभ करके हैं, और वो भी शायद रिजाइन कर दिए हैं, तो बदलते रहते हैं। लेकिन 4 संघ के जो मंत्री इसके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं, 7-8 करीब पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य, नीति आयोग बनाया क्यों गया? नीति आयोग बनाए जाने के पीछे, इसको ध्यान से सुनेंगे, बुक्स और नोट्स में बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, इसके पीछे आर्गुमेंट सुनेंगे। नीति आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहली बात, जिस प्रकार की संरचना थी योजना आयोग, उसमें राज्यों की, भारत एक संघात्मक राज्य है, और योजना आयोग में राज्यों की कोई भूमिका नीति निर्माण में या पॉलिसी मेकिंग में या योजना बनाने में नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, भारत में जो योजनाएं बनती थी वो केंद्रीकृत योजनाएं थी, ऊपर से थोप दी जाती थी। मतलब गरीबों के लिए पॉलिसी बन रही है, वो भी 5 स्टार में बैठ करके गरीबों के लिए पॉलिसी अमीर व्यक्ति बना रहा है, तो गरीबों की क्या समस्याएं हैं उस पर ध्यान नहीं। तो ग्रास रूट लेवल पे योजनाओं की शुरुआत नहीं होती थी, योजनाएं ऊपर से थोप दी जाती थी। तीसरा, यूनिफाइड, एक यूनिवर्सल योजना होती थी कि सभी क्षेत्र के लिए एक ही योजना। जैसे सपोज करिए कि कोई पेयजल स्कीम चलानी है, पानी, तो कुछ राज्यों में पानी की समस्या नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में पानी की बहुत विकट समस्या है। आपने योजना बना दिया कि हम पूरे भारत में सभी राज्यों को पेयजल के लिए इतना पैसा देंगे। राजस्थान में जहां पानी नहीं है, वहां सबसे ज्यादा जरूरी है कि वहां पैसे और फंड और जल्दी काम हो। उत्तर प्रदेश, बिहार में आप कहीं भी हैंडपंप लगा दें, तुरंत पानी आ जाता है, वहां पानी की समस्या बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं है। तो जहां, तो आप अगर यूनिवर्सल इन द सेंस पूरे भारत के लिए अगर एक ही प्लान बनाएंगे, तो कुछ क्षेत्रों का तो लाभ होगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों के लिए वो मीनिंगलेस होगा, इनरिलेवेंस होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे सपोज करिए कि जिस एरिया में सभी लोगों के पास पक्का मकान है, उस एरिया के में भी पैसा अलॉट हुआ, और जिस एरिया में किसी के पास पक्का मकान नहीं है, वहां भी उतना ही पैसा अलॉट हुआ। तो जहां सबके पास पक्का मकान है, वहां अगर पैसा जाएगा तो मिसयूज होगा, करप्शन होगा, और जहां जरूरत है वहां अगर पैसा उतने से कम भी पड़ सकता है।
तो जहां जिसकी जरूरत है, जहां पानी की जरूरत है, जहां नौकरी की जरूरत है, जहां शिक्षा की जरूरत है, तो योजनाएं डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक क्या था कि सेंट्रलाइज्ड योजनाएं थी। ग्रास रूट लेवल पे निचले स्तर से पूछा नहीं जाता था कि आपको क्या चाहिए। जैसे मान लिया जाए एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, मैं आपसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको उदारीकरण का मतलब पता है या नहीं पता है, वैश्वीकरण का मतलब पता है नहीं पता है, हम कुछ नहीं, मैं बताए जा रहा हूं आपको कि ठीक है ये नई आर्थिक नीति है, ये योजना आयोग है, ये नीति आयोग है। तो पहले योजनाएं थोप दी जाती थी कि इसको लागू करिए, नीचे वाले से पूछा नहीं जाता था कि आपको क्या चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों को उदारीकरण वैश्वीकरण का मतलब पता होगा, उन्हें टाइम देने से कोई मतलब नहीं। तो योजनाएं डिसेंट्रलाइज नहीं थी, निचले स्तर का कोई रोल नहीं था, राज्य सरकार का कोई रोल नहीं था। और जिस प्रकार वैश्विक चुनौतियां बढ़ रही थी, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिस प्रकार दुनिया की इकोनॉमी चेंज हो रही थी, उसमें योजना आयोग में एक्सपर्ट की कमी थी, विशेषज्ञों की कमी थी। और योजना आयोग एक संस्थागत रूप में उस वैश्विक चुनौती और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बहुत फिट नहीं बैठ रहा था। इसलिए भी भारत सरकार ने योजना आयोग को रिकंस्ट्रक्ट करते हुए, रीनेम करते हुए, दोबारा उसका नाम संस्करण करते हुए, उसके एक प्रमुख व्यक्ति जो विशेषज्ञ होगा, जैसे अमिताभ कांत और अरविंद पनगड़िया, ऐसे लोगों को इनवाइट किया गया और उसका मेंबर बनाया गया। और इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी मेंबर बनाया गया। साथ में निजी जो है कैसे केंद्र राज्य में या नीचे से योजनाएं शुरू होंगी और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस कंटेक्स्ट में सरकार ने योजना आयोग को खत्म कर दिया और नीति आयोग की घोषणा कर दी। लेकिन जो आलोचक हैं, या एक पॉइंट और है जो आलोचना की जाती है, जैसे नीति आयोग नियमित 6 महीने में एटलीस्ट एक बैठक होनी चाहिए, लेकिन बनने के 3 साल बाद तक कोई बैठक ही नहीं हुई। अब नीति आयोग करता क्या है, बहुत सारे लोगों को और क्या क्या काम है ये पता नहीं है, कहीं क्लासिफाइड नहीं किया गया उस वे में कि योजना नीति आयोग क्या क्या करेगा, नीति बनाएगा या उस पर सलाह देगा, या तो नीति आयोग की भूमिका पिछले 7 साल में कोई बहुत ज्यादा उभर करके सामने आई नहीं है, बल्कि जितने इसके सीईओ होते हैं सब 1-1.5 साल बाद रिजाइन करके चलते गए। कोई भी सीईओ 2 साल से ज्यादा नहीं टिका, हर 2 साल 1.5 साल में सीईओ बदलते गए। तो क्या फैक्टर है बदलने का या रिजाइन करने का, जो है वो बहुत सारे इशू हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नीति आयोग की जो भूमिका है वो बहुत स्पष्ट नहीं है कि नीति आयोग, और इसका काम भी, जैसे मीटिंग्स भी प्रॉपरली नहीं हुई, जब आलोचना होने लगी तब इसकी मीटिंग बुलाई गई। तो कहने के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी नारा दिया गया नीचे से, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारी बातें फॉलो अभी नहीं हो पा रही हैं। तो नीति आयोग की भूमिका या नीति आयोग कितना एक्टिवली काम कर रहा है ये अभी डाउटफुल, मतलब उसको हम बहुत एक्सप्लेन या स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, क्योंकि अभी बहुत सारी सूचनाएं या बहुत सारी बातें वो स्पष्ट नहीं है कि नीति आयोग क्या क्या कर रहा है। क्योंकि 7 साल में किसी भी फील्ड में बहुत ऐसा नहीं कि एक्सप्लोररी कोई रोल निखर करके आया हो नीति आयोग का। एक और डायमेंशन है जो आपको आंसर में नहीं लिखना है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि जैसे योजना आयोग की शुरुआत पंडित नेहरू ने की थी, तो नेहरू की हर नीति को, क्योंकि वो कांग्रेस की पार्टी की थी, तो बीजेपी ये चाहती है, प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि नेहरू द्वारा या कांग्रेस द्वारा शुरू की गई ज्यादातर नीतियों को हम बदल दें। तो उस दिशा में भी योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और नीति आयोग को लागू किया गया कि कांग्रेस और नेहरू दोनों के नाम को या दोनों की भूमिका को इससे निकाल दिया जाए। वो एक अलग डायमेंशन से आपको समझने के लिए पॉलिटिकल डायमेंशन है, लिखना नहीं है। तो नई आर्थिक नीति और इस समय की पंचवर्षीय योजनाएं और योजना आयोग, नीति आयोग क्यों आया, नीति आयोग क्या क्या रोल है, और जो पंचवर्षीय योजनाएं रहीं उसका क्या, इन सब बातों को 1 बाय 1 आप जो है मैंने समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार जो है योजना आयोग की भूमिका में परिवर्तन आया। अब अगर आप देखेंगे कि दूसरा जो आपको देखना है, ओवरऑल अगर आप योजना आयोग की भूमिका या उसके रिलेवेंस या भूमिका को देखेंगे
या सरकार की आर्थिक नीति को देखेंगे, या देखेंगे कि 1991 के बाद जो नई आर्थिक नीति आई, क्या उससे भारत का विकास हो गया, तो उससे उसके मेरिट्स क्या हुए, उसके डिमेरिट्स क्या हुए, ये भी मैं बता देता हूँ। नई आर्थिक नीति लागू करने के बाद जैसे आपका ग्रोथ रेट, जीडीपी में वृद्धि हुई, निवेश में वृद्धि हुई, आधारभूत संरचना का विकास हुआ, पर कैपिटल इनकम में वृद्धि हुई, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, रोजगार में वृद्धि हुई। ठीक है, ये बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें 1991 के नई आर्थिक नीति के बाद भारत को आर्थिक लाभ हुआ, यहाँ के नागरिकों को, उपभोक्ताओं को चॉइस मिली, लाभ हुआ। लेकिन जो इसका डिमेरिट है उसमें क्या है कि जिन क्षेत्रों का विकास हुआ था केवल निवेश वही हो रहे हैं, तो असंतुलित विकास हो रहा है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। शहरी और ग्रामीण स्तर का विभाजन, इंडिया और भारत का विभाजन और स्पष्ट होता जा रहा है। जिन क्षेत्रों का जैसे दिल्ली, उनका विकास पहले था वो ऑलरेडी और विकसित हो रहे हैं, जो पिछड़े थे वो पिछड़ते जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ठीक है, एक पक्ष है जिसमें ये देखता है कि नई आर्थिक नीति से बहुत सारे लाभ भी हैं, तो कुछ कमियां भी हैं। लेकिन लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो बेनिफिट है निश्चित रूप से हुआ है। आज आपकी पर कैपिटल इनकम, ग्रोथ रेट और आपकी चॉइसेज, उपभोक्ताओं को चॉइसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। लेकिन उसका निगेटिव प्रभाव भी आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। 21वीं शताब्दी में जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मनरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, लैंड एक्विजिशन एक्ट, नीति आयोग वर्सेज योजना आयोग, इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये ऐसी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, नदियों को जोड़ो वाली परियोजना, जनसंख्या नियंत्रण, सबको स्वास्थ्य योजना, जैसे इसके लिए बहुत सारी जो है योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा। लास्ट में मैं केवल ये बताऊंगा कि क्या भारत में समाजवादी या राज्य की भूमिका अर्थव्यवस्था में सीमित हो गई है, कम हो गई है? तो आप ये कहेंगे कि ठीक है, राज्य की भूमिका में परिवर्तन हुआ है और राज्य की भूमिका सीमित भी हुई है, लेकिन राज्य आवश्यकता पड़ने पर कभी भी मार्केट में, जैसे जब महंगाई बढ़ती है तो राज्य ही इंटरफियर करता है, या कोई कंपनी नियमों के अनुसार काम नहीं करती तो राज्य ही दंड देता है। तो राज्य की भूमिका ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन राज्य प्राइमरी रोल में नहीं है, राज्य की भूमिका सेकेंडरी है। वो ऑब्जर्व करता है, फैसिलिटेट करता है, पॉलिसी मेकिंग करता है और मॉनिटर करता है, लेकिन काम खुद नहीं करता, काम प्राइवेट सेक्टर करते हैं। लेकिन अगर वो काम गलत होगा तो राज्य इंटरफियर करता है, इंटरवीन करता है, और अभी भी बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से आम जन का कल्याण भी करता है। तो नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास मॉडल क्या है, क्यों अपनाया गया, योजना आयोग से नीति आयोग, राज्य की भूमिका, इकोनॉमिक रिफॉर्म के बिंदु, उसके लाभ, उसके हानि, और फाइनली उन सब की आलोचना, और अंततः निष्कर्ष। भारत जैसे डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी जहां एग्जिस्ट करती हो, जितने प्रकार की विविधता जिस देश में पाई जाती हो, वहां कोई भी यूनिफॉर्मिटी डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा सफल, हाँ राज्य की भूमिका अब बदल गई है, सीमित हो गई है, लेकिन उसके बाद भी राज्य की सॉवरेनिटी, राज्य की भूमिका को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उत्पादन के स्तर पे राज्य पूर्णतः पूंजीवादी हो गया है, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के स्तर पे आज भी राज्य की भूमिका हमें दिखाई देती है। तो नियोजन, नियोजित विकास, स्टेट एंड प्लानिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म, और आई थिंक ऑल डायमेंशंस I have cleared